नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को लगातार और नियमित रूप से कर रहे होंगे। मेरा आपसे बार-बार निवेदन है कि आपने अगर तैयारी चालू नहीं की है, तो चालू कर दीजिए। अभी भी वक़्त है। अगर आपको लगता है कि समय बहुत कम है, तो आप गलत हैं। आपको छोटी-सी शुरुआत कर देनी चाहिए और धीरे-धीरे आप अपनी मंज़िल को प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, राजस्थान भूगोल के इस सीरीज़ में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था पश्चिमी रेतीला मैदान। और पश्चिमी रेतीला मैदान के 2 भाग किए थे हमने, पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान और पश्चिमी अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तो आज हम पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान को पढ़ने जा रहे हैं। अब पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान। अब यहाँ पर पहला प्रश्न यही बनता है कि पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान के कितने भाग हैं? आपको लगता होगा ये आसान है और आसान भी है, लेकिन थोड़ा-सा कठिन है। वो इस प्रकार से है क्योंकि इसके 2 भाग हैं। पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहला कौन-सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश न दे करके इसकी जगह आपको दे दिया ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। वहाँ आप कन्फ्यूज़्ड हो जाओ। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान यानी पश्चिमी मरुस्थल, उसका कौन-सा भाग निम्न में से है ऑब्लिक नहीं है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान के 2 भाग हैं। पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, या अगर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश नहीं देता है तो आपको देगा ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। और दूसरा है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान का भाग है। ठीक है। अब हम लेते हैं नंबर 1, वही बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या इसको ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मतलब इसका अर्थ क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मतलब वहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, वहां पर बालू का स्तूप का अभाव पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब इसकी बात करते हैं कि इसका यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर, यानी पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान का 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। कितना? 41.5%। अब इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में चट्टानें कौन सी हैं? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर चट्टानें कौन सी है? चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर चट्टानें हैं चूना पत्थर, और चूना पत्थर के साथ में ही है बालू का पत्थर। कौन सा है? बालू का पत्थर। ठीक है। तो इस बालू का ड्यून मुक्त ट्रैक्ट या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है चूना पत्थर या बालू का स्तूप मुक्त बालू का पत्थर पाए जाते हैं। अब इसकी विस्तार की बात करते हैं कि यह ड्यून मुक्त प्रदेश या बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह पोखरण कहाँ पर पाया जाता है? पोखरण। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। पोखरण के बाद में फलोदी और बालोतरा। फलोदी और बालोतरा में पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
एक ऐसा क्षेत्र है जो मरुस्थल में होने के बाद भी वहां पर रेत के टीलों का अभाव है, और वह है जैसलमेर का पोखरण, फलोदी और बालोतरा। बालोतरा, बाड़मेर, इन तीनों के बीच का क्षेत्र है। ये तो आ गया पोखरण, ये आ गया फलोदी और ये आ गया बाड़मेर का बालोतरा। तो इस प्रकार से ट्राई एंगल में फैला हुआ है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और इसका क्षेत्रफल है 85,660 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से बालू का अभाव है। अब बालू का अभाव है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल है जिसको हम्मादा कहा जाता है। कैसा है, चट्टानी मरुस्थल है, मतलब रेत नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से चट्टान से बना हुआ है। और चट्टानी मरुस्थल को जियोग्राफी की भाषा में हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम्मादा। तो क्वेश्चन आता है, हम्मादा क्या है? हम्मादा क्या है? तो हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल। हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहले हमने पढ़ लिया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ पर बालू का अभाव होता है। अब हम पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर बालू का विस्तार या बालू का रेत के टीले या धोरे पाए जाते हैं। अब इसकी कुछ प्रकार हैं जो निम्न है। पहला है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। पहला कौन सा है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष सावधानी के साथ पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न ये आता है, पहला कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या है। तो यह, जैसे ये पवन चल रही है तो पवन दिशा के समानांतर बनने वाले जो भी बालू का स्तूप है उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जैसे ये पवन चल रही है तो पवन की दिशा में जो भी बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बालू इस टाइप से ये रेत के टीले या धोरे बन रहे हैं, जैसे पवन चल रही है तो उसी दिशा में बनने वाले जो भी बालू का स्तूप है उसको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। तो पवन दिशा के समानांतर जो भी बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यह कहां पर पाया जाता है? तो यह सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। दूसरी बात, यह जैसलमेर के अलावा कहां पर पाया जाता है? जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर में पाए जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो पवन दिशा के समानांतर पवन के चलने से बनते हैं तो सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? कई एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आता है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? तो वह है जैसलमेर। और जैसलमेर के अलावा अन्य जिलों में कौन कौन से जिले हैं? तो वह है बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर। जोधपुर से ही अलग होकर के बनाया गया जिला दूसरा है फलोदी। और जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, जोधपुर शहर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वहां पर जो शहरी क्षेत्र है और बालू का वहां पर अभाव है। जो जोधपुर ग्रामीण है वहां पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे बालू का स्तूप जो पवन दिशा के समकोण पर, पवन दिशा के समकोण पर बनते हैं तो उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको, समकोण पहले में पवन दिशा के समानांतर वो था अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ और वह है पवन दिशा के समकोण पर बनने वाले जितने भी बालू का स्तूप है उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं।
अब इसकी बात करते हैं, यह कौन से जिले में पाया जाता है? तो यह सर्वाधिक बाड़मेर जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है सर्वाधिक? बाड़मेर जिले में पाया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि बाड़मेर के अलावा कहाँ पर पाया जाता है? तो बाड़मेर के अलावा यह चूरू, झुंझुनू और रावतसर। रावतसर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले। यहाँ से भी प्रश्न बार बार आता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर में पाया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में या किस स्थान पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं या नहीं पाए जा सकते। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बाड़मेर जिले में पाया जाता है। कथन कारण या कथन असत्य सत्य में भी दे सकता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप रावतसर में पाया जाता है, ऑब्लिक नहीं पाया जाता है। कौन से कथन सत्य है? 1 2 3 1 2 इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर हमने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, ये उत्तर हमारा राइट हो सकता है। तो सर्वाधिक पाया जाता है बाड़मेर जिले में, और अन्य जिलों की बात करें तो चूरू झुंझुनू और रावतसर। तो यह रावतसर कई बार पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में कई बार आया हुआ है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बरखान की। तीसरा हमारा बालू का स्तूप है वो है बरखान। अब इसकी आकृति की बात करते हैं हम, तो यह कैसा है? तो आकृति इसकी अर्ध चंद्राकार है। बरखान की आकृति कैसी है? अर्ध चंद्राकार या सिंहनुमा, इसको यूं भी कह सकते हैं सिंहनुमा। जिस प्रकार पशुओं के सिंह होते हैं, इस टाइप सिंहनुमा आकृति भी इसकी पाई जाती है। अब इसके ढाल की हम बात करते हैं। बरखान का ढाल कैसा होता है? इसका ढाल कैसा होता है? अब बरखान से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि यह दो प्रकार से चलता है। जैसे एक पवनाभिमुखी और दूसरा है पवना विमुखी। मतलब जो पवन दिशा के समानांतर बनता है उसको बोलते हैं पवनाभिमुखी। मतलब पवन दिशा के समानांतर जो भी बालू का स्तूप बनता है उसको बोलते हैं पवनाभिमुखी। और पवनाभिमुखी पर इसका ढाल होता है उत्तर, और पवना विमुखी ढाल पर इसका ढाल होता है अवतल। इस टाइप ये तो हुआ उत्तल और इधर से हुआ अवतल। अब यहाँ से हवा चल रही है, ये हुआ इसका पवन मुखी ढाल या पवना विमुखी ढाल, और पवना विमुखी ढाल मतलब पवना विमुखी ढाल। तो यह है इसके विपरीत का ढाल। तो इस प्रकार से प्रश्न ऐसे आ सकता है कि बालू का स्तूपों में ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसके पवनमुखी ढाल पर, पवन मुखी ढाल पर, पवन मुखी मतलब जिस दिशा में पवन चल रही है उस ढाल पर उसका ढाल उत्तल होता है। इसको पवन मुखी भी कह सकते हैं, पवनामुखी, पवनामुखी ढाल और पवन विमुखी ढाल। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा बालू का स्तूप है जिसके पवन विमुखी ढाल पर ढाल या पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। साथियों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर और अवतल से कई बार प्रश्न आया हुआ है। उत्तल का मतलब हम जैसे लेंस लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो वहाँ पर लेंस दो प्रकार का आता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल यानी ये इस टाइप से बना हुआ ये उत्तल, और इधर से ये बना हुआ वो अवतल लेंस। तो उसी के संदर्भ में
ये बरखान से संबंधित है। अब है पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। अब यह क्या है पैराबोलिक? तो जब हवा चलती है या पवन चलती है तो इसके मार्ग में क्या आ जाता है? अवरोध। इसके मार्ग में क्या आ जाता है? अवरोध आ जाता है। कोई झाड़ी आ जाती है या कोई टीला आ जाता है, तो पवन मार्ग में अवरोध के आने से जो बालू का स्तूप बनते हैं उसे पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। अगला कौन सा है? तारा बालू का स्तूप। ऐसा बालू का स्तूप जिसमें 3 से अधिक भुजाओं का विकास हो जाता है। स्टार। अब देखिए ये 1 2 3, तो 3 से अधिक भुजाओं का विकास मतलब ये स्टार बालू का स्तूप या तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि तारा बालू का स्तूप सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, और ये भी कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। तारा बालू का स्तूप सबसे अधिक सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर। सर्वाधिक पाया जाता है सूरतगढ़ में। अब बात करते हैं हम सब्रकाफी। सब्रकाफिज बालू का स्तूप। सब्रकाफिज बालू का स्तूप का मतलब क्या है? ऐसे बालू का स्तूप जो झाड़ियों के सहारे बनते हैं। किसके सहारे बनते हैं? झाड़ियों के सहारे। तो झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूपों को सब्रकाफिज कहते हैं। झाड़ियों के सहारे ऐसे बालू का स्तूप जो झाड़ियों के सहारे बनते हैं उसको सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है लूनेट। क्या है? लूनेट। ऐसे बालू का स्तूप जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जलगर्तों के पास बनते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जलगर्तों के पास बनते हैं। तो जलगर्तों के पास बनने वाले बालू का स्तूपों को लूनेट कहते हैं। और लूनेट का छोटा रूप है नेबखा। क्या है? नेबखा। और इस नेबखा से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नेबखा क्या है। तो नेबखा क्या है? लूनेट का छोटा रूप। मतलब जलगर्तों के पास जो बालू का स्तूप बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है लूनेट, और लूनेट का छोटा रूप नेबखा है। स्थानांतरित बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्या है? स्थानांतरित बालू का स्तूप, और उसको कहा जाता है धैर्यन। मतलब धैर्यन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि धैर्यन क्या है। यह धैर्यन क्या है? स्थानांतरित बालू का स्तूप का उदाहरण है, और यह भी इंपोर्टेंट है, VIMP है, कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि पश्चिमी रेतीला मैदान में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो वह जिला है जोधपुर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जिलों के गठन से पूर्व वह जिला था मात्र जोधपुर। लेकिन जैसे ही नए जिले बने हैं तो नए जिलों को बनने के बाद जोधपुर ग्रामीण ऐसा जिला है जहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब हमने बात की थी हम्मादा। हम्मादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल है। मरुस्थल तो है लेकिन कैसा है? चट्टानी। और वो बात की थी हमने ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और उसको बोलते हैं हम्मादा, और हम्मादा यानी चट्टानी मरुस्थल। अब हम बात करते हैं टाट या रंग। टाट अगली रंग। साथियों ये ऐसे कंसेप्ट है जो दिखने में छोटे छोटे हैं, सिंपल है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अलावा यहाँ इस मैटर को छोड़ करके कोई भी प्रश्न
नहीं बनता है, यही से बनता है। बार बार में एग्जामों में यही प्रश्न रिवीजन होते हैं। तो टाट यार्न क्या है? दलदली क्षेत्र है। टाट यार्न का मतलब क्या है? दलदली क्षेत्र है। अब रन क्या है? दलदली क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कॉरिडोर। क्या? कॉरिडोर या कारवा। कॉरिडोर या कारवा, इसको गासी भी कहते हैं। गासी, इन तीन शब्दों का उपयोग, कॉरिडोर, कारवा और गासी, इन शब्दों का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में या पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र में उसके लिए किया जाता है जहां पर रेत के धोरों या टीलों के बीच जो ऊँटों के गुजरने का मार्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉरिडोर भी कहते हैं, कारवा भी कहते हैं और गासी भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी आए तो रेतीले क्षेत्र में जो ऊँटों का मार्ग होता है उसको कॉरिडोर, कारवा और गासी नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आपको अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट प्रकार से मैटर कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमें बहुत ही हौसला दिलाता है, काम करने के लिए जुनून पैदा करता है। हम कुछ करना चाहते हैं इस बेरोजगार साथियों के लिए, बस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। ये आपसे हमारा अनुरोध है। थैंक यू।